ध्यान का मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं होगा। बहुत लोगों ने गीता को गलत समझा है। भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे कि कर्म नहीं होगा, भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि कर्ता नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हम सोशल मीडिया से इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि जो ऑफिस का काम है हम वो नहीं कर पाते हैं ढंग से। फिर आप बोल रहे हैं कि मेडिटेशन भी करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हार्वर्ड की स्टडीज बोल रही हैं। जो लोग मेडिटेशन करते आए हैं उनका ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट था, और जिन्होंने कभी नहीं किया उनका ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट था। जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसका साइज बढ़ चुका था केवल 8 वीक्स के मेडिटेशन प्रोग्राम से। अभी वॉकिंग, साइकिलिंग, उसको भी मेडिटेशन में ही पार्ट बना लिया जा रहा है। मेडिटेशन कोई कर्म नहीं है, मेडिटेशन जागृति का नाम। जैसे ब्रेथ हो गया, बॉडी हो गया, मंत्र हो गया, साउंड हो गया। अब इनको यूज करके हम वापस प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। शांति हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। तो भगवान शिव पार्वती जी को 112 विधियां बताते हैं। सारी विधियां ही हैं। एक नाव है दूसरे किनारे तक जाने की, नाव छूट ही जानी चाहिए। कई वीडियोस अभी रील आती हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, ऑन स्टेज आ जाता है वाइल परफॉर्मिंग समथिंग। क्रोमोसोम्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कैप होती है जिसको टेलोमीर बोलते हैं, और जो धीरे धीरे समय के साथ मर जाती है और उसी से हमारी एजिंग होती है। टेलोमीर्स की जो लॉन्जेविटी है वो एक्सटेंड हो जाती है उन लोगों में जो ध्यान करते हैं, और इसी से ऐसा देखने को मिलेगा कि जो लोग बहुत समय से ध्यान कर रहे होते हैं उनके चेहरे पे एक निखार होता है। राजा मेडिटेशन नहीं करते और आज के युवा तो सब राजा ही बनना चाहते हैं। पैसा केवल पैसे के लिए तो नहीं पाना चाहते, उससे आपको ये लगता है कि शांति आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, और यही तो 99 का फेर है। शांति पहले होगी तभी कुछ अच्छा कर्म निकलेगा। हजारों लोगों तक आपने मेडिटेशन पहुंचाया है, वो क्या रीजन है कि हम नहीं करना चाहते मेडिटेशन? साथियों, असली योगी वही होता है जो इस रजोगुणी सांसारिक प्रपंच के बीच में रहते हुए भी समभाव में स्थित हो। एक योगी की परीक्षा किसी एकांत स्थल, किसी जंगल या पहाड़ पर नहीं होती जितनी किसी योगी की परीक्षा इस सामाजिक जीवन में होती है। सच्चा योगी वही है जो तूफानों के बीच में भी अपने मन पर नियंत्रण कर पाए। आज हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत बिजी हैं, 9 to 5 कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं। और ऐसे में हम में से हजारों लोग ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन से अपना जीवन बदलना चाहते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि ध्यान हम प्रारंभ कैसे करें। हमें एक पथ प्रदर्शक चाहिए, और आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट के बाद यदि आप बिगिनर हैं तो आपके जितने भी प्रश्न हैं ध्यान को लेकर, प्रैक्टिसेस को लेकर, वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और इस चर्चा को सफल बनाने के लिए हमने इन्वाइट किया है श्री रमन मित्तल जी को। रमन जी पिछले 15 साल से माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। विशेष ये है कि रमन जी एंटरप्रेन्योर भी हैं, कॉर्पोरेट फील्ड से हैं। MBA करने के बाद उन्होंने टू द न्यू करके एक IT कंपनी की स्थापना भी की, और टू द न्यू कंपनी टॉप 100 कंपनीज टू वर्क फॉर की लिस्ट में है। और वहीं IT BPM इंडस्ट्री में टॉप 25 कंपनीज में टू द न्यू आती है। और इसकी सफलता के पीछे श्री रमन मित्तल जी मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस को कारण बताते हैं, और अपने मेडिटेशन के प्रति प्रेम को लेकर और अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में मेडिटेशन से सफलता पाने के बाद उन्होंने एक इदानीम ऐप भी डेवलप किया जिसके माध्यम से वो मेडिटेशन को जन जन तक पहुंचा पाएं, और ये ऐप 100% फ्री है। तो आइए आज एक ऐसे व्यक्ति से मेडिटेशन के विषय में जानते हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ में भी सफलता प्राप्त की है। साथियों, आप सभी हाइपरक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। अब बिना किसी विलंब के आज के पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। रमन जी, आपका स्ट्राइकिंग थॉट शो पर स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने समय निकाला ध्यान पर, मेडिटेशन पर चर्चा करने के लिए। आज के समय में ध्यान और मेडिटेशन मुझे लग रहा है कि लोगों के जीवन में रह ही नहीं गया है। और अभी मैं बात करूं और पहला ही प्रश्न आपसे पूछूं तो जो सबसे ज्वलंत मुद्दा ये रह गया, क्योंकि हम सभी कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं, 9 to 5 कहीं ना कहीं बिजी ही हैं, और आप भी कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। अभी हाल में ही सबसे बड़ी चर्चा ये चल रही थी कि जो हमारे वर्क वीक्स हैं वो 90 आवर्स वर्क वीक, 70 आवर्स वर्क वीक की बात चल रही थी। आप उससे गुजरे होंगे, आपने टीम बिल्ड की, आप चाहते भी होंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ काम करें ज़्यादा। फिर आप बोल रहे हैं कि मेडिटेशन भी करो। ऑलरेडी हम सोशल मीडिया से इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि जो ऑफिस का काम है हम वो नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो कितने एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ रेडी होंगे कि मेडिटेशन करें? मैं इसको 2 तरीके से आंसर करता हूँ विशाल जी। एक तो अब बहुत से अध्ययन ये साबित करते हैं कि केवल 10-15 मिनट की मेडिटेशन का अभ्यास करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हार्वर्ड की स्टडीज़ बोल रही हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपका सेल्फ कंपैशन बढ़ता है,
आप ज़्यादा फोकस्ड होते हो, ज़्यादा क्लियर होते हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज़्यादा बेटर होता है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये अध्ययन बोल रहे हैं, ये साइंस बोल रही है। मेडिटेशन कर्म नहीं है। इनफैक्ट मेडिटेशन होने का नाम है। इस क्षण में हम बैठे हैं, क्या सहज हो सकते हैं? ह्यूमन माइंड ने बना लिया है कर्म कर्म कर्म, ये यहाँ पहुंचना है, ये बदलना है, ये पाना है। वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द प्रेजेंट मोमेंट। देखा है आपने कि अजीब हो जाता है, हम कुछ करने को ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। मेडिटेशन कोई कर्म नहीं है। आप खाना खा रहे हो, खाना खाते हुए भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। खाने का स्वाद ज़्यादा आ जाएगा, अदरवाइज तो हम अपने दिमाग में थॉट्स में लॉस्ट रहते हैं, राइट? बात कर रहे हो तो बात नहीं हो रही होती, ये एक द्वंद्व चल रहा होता है कि मैं कैसे अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट साबित करूं आपसे, कैसे ही आर्ग्यूमेंट जीत लूं। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो तो वो पेड़ कभी देखा ही नहीं है जो इतने समय से था, उसकी ब्यूटी को कभी निखारा ही नहीं, और फिर हम जाते हैं थाईलैंड, गोवा, कहीं और कि ब्यूटी देखेंगे, मन को शांत करेंगे। मेडिटेशन कोई कर्म नहीं है, ये सबसे बड़ी फैलिसी है। मेडिटेशन होने का नाम है, जागृति का नाम है। तो चाहे बेशक आपके पास 15 मिनट भी ना हो, पहली बात तो ये झूठ है। आपको मालूम है कि हम कितना इंस्टाग्राम के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर टाइम खराब करते हैं, ये झूठ है, बिल्कुल हमारे पास टाइम नहीं है, ये सच ही नहीं है। मतलब मेडिटेशन इज नॉट रियली अबाउट डूइंग समथिंग। यस, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। आप अगर 10, 15, 20, 30, 40, 50 मिनट अलग से रखें अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए, उसमें उतरने के लिए, वो पक्का से हेल्प करती है। मेरा उसमें कोई मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन फाउंडेशन लेवल पे मेडिटेशन कोई कर्म नहीं है। मेडिटेशन जागृति का नाम है। आप मुझसे बात कर रहे हो, क्या आपकी प्रेजेंस, क्या आप इसमें मौजूद हो? क्या हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं? अभी करके देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं इस समय, तो आप एक बार थोड़ा सा अपना जागृति को बढ़ाते हुए इस रूम को महसूस कीजिए, खुद को बैठे हुए देखिए। अभी मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे हल्के से अपने पाँव में ठंडक महसूस हो रही है। एक एसी की हल्की सी कहीं से कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, बाहर से हल्की फुल्की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पा रहा हूँ, आपके एक्सप्रेशंस को देख पा रहा हूँ, मौजूद हूँ इसमें। और शायद इस जागृति के अंदर एक सहजता उमड़ी। आई डोंट नो आपने इसको फील किया कि नहीं किया। अभी हम मेडिटेशन ही कर रहे थे। जी, अभी जो रमन जी आपने बात की, इसको लेकर भी एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा आया है। अगर आप हमारी प्राचीन परंपराओं को देखें, जो हमारे फाउंडेशनल मेडिटेशन टेक्निक्स रही हैं, चाहे आप सनातन धर्म की लीजिए या फिर उसके बाद बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, या इवन हम बाहर भी गए, ईस्टर्न कंट्रीज़ में गए, चीन में गए, जापान में गए, तो अगर आप मेडिटेशन टेक्निक्स को इवेलुएट भी करेंगे तो आपको मोस्टली दिखेगा कि जो हमारी मेडिटेशन टेक्निक्स रही हैं वो ब्रेथ वर्क रही हैं। कहीं ना कहीं ब्रीदिंग के अराउंड ही प्राण जो है उसको हमने श्वास से जोड़कर श्वास पर ही कॉन्सेंट्रेट कराया है। आज अगर आप देखेंगे तो चाहे वो ओशो हो या फिर अलग अलग जो ऋषि मुनि या अभी आधुनिक समय के रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी मेडिटेशन टेक्निक दी है। ज़ेन मेडिटेशन की वहाँ बात करते हैं, आजकल लोग साउंड थेरेपी लेते हैं। इनफैक्ट अभी तो इतना जैसे अभी आपने बोला कि हम खाना खाते समय भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी वॉकिंग, साइकिलिंग, इनफैक्ट आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपके मेन जॉब से रिलेटेड नहीं है, तो उसको भी मेडिटेशन में ही पार्ट बना लिया जा रहा है। तो जब इतने तरह के मेडिटेशन है, इतनी तरह की चीज़ें, और अगर हम इसको इतना जनरलाइज करते चले जाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि एक व्यक्ति जिसको शुरू करना है मेडिटेशन, वो पहले ही डर जाएगा कि अगर खाना खाते समय भी मेडिटेशन हो रहा है या साइकिल चलाते समय मेडिटेशन हो रहा है तो मैं शुरू कहाँ से करूँ? चलो ठीक है, फिर मैं साइकिल चलाता हूँ, उसी को मेडिटेशन देखता हूँ। या फिर जो हमारी परंपरा है जिसमें हमें अलग अलग तरह के मंत्रों का आधार दिया गया है, ब्रेथ वर्किंग बताई गई है, हमें एक आसन लगाना है, वहाँ बैठ के करना है, तो डिफरेंस कैसे समझें
और कौन सा मेरी पर्सनैलिटी के लिए या मेरी अवेयरनेस को, जैसे आपने बोला जागृति को बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो कैसे जाने? ये बहुत ज़्यादा आप मतलब सामने वाले इंटिमिडेटिंग है कि क्या किया जाए। बिल्कुल अगर बिल्कुल। इतना जनरल है चीज़ें तो मेडिटेशन 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है विशाल जी। एक विधि के कॉन्टेक्स्ट में जिसकी आप बात कर रहे हैं, टेक्निक की कॉन्टेक्स्ट में, मेथड के कॉन्टेक्स्ट में, कि क्या टेक्निक हो। तो अलग अलग ट्रेडिशन से अलग अलग मेथड्स आते हैं, अलग अलग विधियाँ आती हैं, अलग अलग एंकर्स आते हैं। अब जो भी एंकर्स की आपने बात की, जैसे ब्रेथ हो गया, बॉडी हो गया, मंत्र हो गया, साउंड हो गया, अब इनको यूज़ करके हम वापस प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। ध्यान का नाम है वापस प्रेजेंट मोमेंट में आना। पास्ट और फ्यूचर से हम कहाँ बाहर निकलते हैं? प्रेजेंट मोमेंट में आने का मतलब क्या हुआ? हम यूजुअली अपने विचारों में गुम रहते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। तो जब वो कर रहे होते हैं और सडनली, अगर अब मैं दोबारा से आपको बोलूँगा, आप मेरी बात सुनते सुनते अगर थोड़ा सा अपनी जागृति, थोड़ी सी अवेयरनेस अपने पेट के फूलने और सिकुड़ने पर लगाएंगे, तो हल्का सा अगर आप खोए हुए थे तो वापस आएंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये सारे के सारे एंकर्स हैं, विधियां हैं। फाउंडेशन एक ही है कि कैसे मैं प्रेजेंस में ज़्यादा जीऊँ, कैसे इस क्षण की शांति, अपने भीतर की शांति से जुड़ूँ, अपने होने के एहसास को महसूस करूँ। शांति हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है, हमेशा। मैं हमेशा पूर्ण हूँ, झूठ नहीं बोला गया है दर्शनों में, आध्यात्मिक गुरुओं ने झूठ नहीं बोला है। प्रॉब्लम होती है जब मैं फंसा रहता हूं पास्ट और फ्यूचर में। पास्ट और फ्यूचर का क्या मतलब हुआ? मेरे थॉट्स, उसने मेरे को कल क्या बोला था, मुंह तोड़ देता मैं उसका, या कल क्या होने वाला है, हाय यार इतनी मीटिंग है, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, ये मैं फ्यूचर में पहुंच गया, या जब तक ये नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं होगा। बहुत लोगों ने गीता को गलत समझा है। भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे कि कर्म नहीं होगा, भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि कर्ता नहीं होना चाहिए, मैं भाव नहीं होना चाहिए, इनएक्शन नहीं कह रहे वो। अब आपका क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई कैसे करें, मैंने नोटिस किया था आपने विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर बात चर्चा की है अपने पॉडकास्ट के अंदर। तो भगवान शिव पार्वती जी को 112 विधियां बताते हैं। सारी की सारी विधियां अपने आप को ढूंढने के लिए, आत्मबोध के लिए बताई गई हैं। इदानीम पर 1000 से भी ज़्यादा टेक्निक्स हैं। तो हमारा यूजुअली लोगों को रहता है ये सजेशन कि आप कुछ टेक्निक्स के साथ ट्राई कीजिए, आपको खुद से पता लगने लग जाएगा कि कौन सी टेक्निक आपको रेजोनेट करती है। आपके लिए ब्रेथ ज़्यादा अच्छा एंकर है कि साउंड ज़्यादा अच्छा एंकर है, कि मंत्र ज़्यादा अच्छा एंकर है, या बॉडी ज़्यादा अच्छा एंकर है, आपको खुद से पता चलने लग जाएगा। तो आप कुछ विधियों के साथ ट्राई कीजिए, आपको एहसास होने लगेगा। और फिर मे बी आप 3-4 विधियाँ चूज़ कर लीजिए। विधियाँ तो बहुत सारी हैं, सारी विधियाँ ही हैं, सीढ़ियाँ ही हैं कहीं पहुँचने की। एक नाव है दूसरे किनारे तक जाने की, नाव छूट ही जानी चाहिए। नाव इंपॉर्टेंट नहीं है, विधियाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी जिंदगी में वो सहजता, वो शांति, वो जागृति कैसे गहरी होती है। अगेन, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट सिटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम विद अ स्पेसिफिक टेक्निक। अगर केवल 15 मिनट ही शांत होना है तो उसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, ध्यान मत करो। इससे बढ़िया तो उस टाइम पे और इंस्टाग्राम देख लो, और टाइम खराब कर लो, और सो लो। बट हाँ, क्या मैं खाना खाते हुए, काम करते हुए, नहाते हुए, जो भी कुछ कर रहा हूं, कुछ ना कुछ कर ही रहूंगा अगर बैठा हूं तो? ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या मैं उसे और क्वालिटी के साथ कर सकता हूं? दैट्स द एसेंस ऑफ मेडिटेशन। और हर कोई कि मेरी मेडिटेशन बेस्ट, मेरी मेडिटेशन बेस्ट, वहां पे शायद गलती हो रही है। अभी मैं एक बात मुझे स्ट्राइक की और इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इसके पहले भी आप आने वाले थे, उसके पहले भी मैंने नहीं सोचा। अभी जब बात हो रही थी आपकी जो फिलॉसफी मैंने जानी कि जो ध्यान है, मेडिटेशन है, इसेंशियली वो प्रेजेंट मोमेंट में आना है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है। पास्ट में जो हुआ है उसका रिग्रेट है, फ्यूचर में आप
आपको बहुत अनसर्टेनिटी है, प्रेजेंट ही है जहाँ पर आप पूर्ण महसूस कर सकते हैं। और आपने अपने ऐप का नाम इदानीम रखा है। इदानीम का मतलब अभी, इदानीम का मतलब नाउ, प्रेजेंट मोमेंट। मतलब अभी स्ट्राइक किया मुझे कि आपने अपने ऐप का नाम इदानीम क्यों रखा होगा। इसके पहले मैंने रिसर्च नहीं की। जब ये फ़िलॉसफी सुनी तो मुझे स्ट्राइक किया कि आपने जो आपकी फ़िलॉसफी है, दर्शन है, और जो सच भी है, चाहे आप जय कृष्णमूर्ति को पढ़ें, ओशो को पढ़ें, या पहले हमारे महर्षि पतंजलि को पढ़ें, सबने वर्तमान में आओ। चित्तवृत्ति निरोध, आप जितनी आपकी वृत्तियां हैं, चाहे वो भूतकाल की हैं चाहे भविष्यकाल की हैं, उनका निरोध करना है, प्रेजेंट में आना है। और वो दर्शन आपके ऐप के नाम में भी दिख रहा है। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि ऐप के नाम को सोचने के पीछे भी एक आपकी जो फिलॉसफी है वो बहुत स्ट्रांग है। इसमें एक प्रश्न ये भी है कि भारत ही वो भूमि रही है जहाँ से ध्यान की परंपरा प्रारंभ हुई है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में गई है। रिसर्च पर तो अभी हम बात करेंगे कि साइंटिफिक बैकिंग क्या है। परंपरा भी भारत की रही है और फ़ायदे दिखते हैं लोगों को। अगर मैंने एक बार मैं जब कॉर्पोरेट में था तो मेरी टीम ने भी विवेकानंद जयंती के दिन मेडिटेशन और योग की, और योग डे तो हम मनाते ही थे, तो उस पर भी होता था। और जब भी हम 30 मिनट का वो सेशन करते थे, हम किस रियल में चले जाते थे, क्या होता था हमारे साथ, वो एक सेशन में ही पता चल जाता था। तो जब हमें फ़ायदे भी पता है, अभी हम साइंटिफिक रिसर्च पर बात करेंगे और परंपरा भी भारत की है, तो मुझे आपसे ये जानना है, आप चूँकि आपका अनुभव है इसमें, क्योंकि आपने हज़ारों लोगों तक आपने मेडिटेशन पहुँचाया है, वो क्या रीज़न है कि हम नहीं करना चाहते मेडिटेशन, या लोग नहीं कर रहे हैं, जबकि बैकिंग भी है, परंपरा भी है, फ़ायदा भी दिखता है, और आपका एक्सपीरियंस भी अभी हज़ारों लोगों के साथ है। तो आपको क्या, आपके अनुभव से वो कारण दिखते हैं कि लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं? विशाल जी, असल में देखें, गहरे से देखें और सच्चाई से देखें तो मैं शांति नहीं चाहता। मैं बड़ा होना, बेहतर होना, कहीं पहुंचना चाहता हूं। मैं हमेशा भूत और भविष्य में रहना चाहता हूं। कुछ है जिसको पा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इतना बैंक बैलेंस आ जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, इस लड़की से शादी हो जाएगी, इस लड़के से शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, यहां पहुंच जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, ये पोजीशन मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, पा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कहीं पहुंचना चाहता हूं। मन हमेशा कहीं जाना चाहता है। ये मन का नेचर है, ये अहंकार का नेचर है। और शांति कहां पे है? यहां पे, इस क्षण में। मुझे एक चीज बताइए, जो भी 10 मिनट पहले हुआ, कल हुआ, 10 दिन पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, उसका कोई इस क्षण से लेना देना है? उसका कोई अस्तित्व है? और जो भी आप सोच रहे हो कि कल होगा, शाम को होगा, 1 साल बाद होगा, क्या उसका वो कल्पना के अलावा, इमेजिनेशन के अलावा कुछ है? जीवन वर्तमान में घटता है। एक मेरा आपसे क्वेश्चन है विशाल जी, आप कितना सर्टेन हो कि जो भी कल के लिए सोच रहे हो कि कल ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, और उसका ये इस गुणवत्ता से मैं कर्म करूंगा और उसका ऐसा परिणाम होगा, आप कितना सर्टेन हो कि जो सोच रहे हो वैसा ही कल का दिन जाने वाला, आने वाला कल? इनफैक्ट आपने ये प्रश्न पूछा है तो इसका मैं उत्तर दूं तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो मैंने सोचा है। जो भी मैंने सोचा है वो नहीं हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, आपको ज़्यादा सुनना चाहेंगे दर्शक, थोड़ा सा मैं, आपने प्रश्न किया है तो इसलिए उत्तर देता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पटना में जाके पढ़ूँगा, क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली रहती थी, तो मुझे ऐसे लगता था मैं किसी पे बोझ ना बनूँ। तो मैंने IIT पटना को सबसे नीचे डाला था, सबसे ऊपर मैंने दूसरी IITs को डाला था। मैं IIT पटना गया, उसके बाद वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं करनी थी। मुझे कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनना था, वो किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कभी यूट्यूब तो नहीं जाऊँगा। मैं मतलब एकदम सर्टेन था कि मुझे बुक ही लिखनी है, मुझे बुक्स पढ़नी है। आपने अभी देखा मेरे पास हज़ारों बुक्स हैं। मैं कभी यूट्यूब का पार्ट नहीं होऊंगा। यूट्यूब
सोशल मीडिया पे आ गए। फिर मैंने जब यूट्यूब सोशल मीडिया किया तो मैंने ये सोचा कि मैं कभी भी पॉडकास्ट नहीं करूँगा। इनफैक्ट मेरी टीम से आप पूछ सकते हैं, इन्होंने कई बार पुश किया कि पॉडकास्ट करना है, लोगों से मिलना है, आपकी जो रिसर्च है दूसरों के बारे में जानना है, और पॉडकास्ट का ट्रेंड भी है तो पॉडकास्ट भी किया। उसके बाद मैंने सोचा कि स्टूडियो के बाहर अभी नहीं, अभी हम पढ़ेंगे और नहीं जाएंगे स्टूडियो के बाहर जाके अब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो मैंने सोचा और वैसा हुआ है। तो आप एकदम सही कह रहे हैं कि हम झूठ मूठ फ्यूचर को लेके डरे रहते हैं। और आपने बोला कि 1 साल बाद क्या होगा, मैं बिल्कुल अभी जितना मेरी लाइफ में हुआ है मैं बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ कि 1 साल बाद क्या होगा। मैं कितनी भी चीज़ें सोच के बैठूँ कि 1 साल बाद मैं ये कर लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विशाल जी। मैं यहीं पर लेकर आ रहा था कॉन्वर्सेशन को, और मेरा एक दूसरा सवाल था कि क्या आप सर्टेन हैं, या अब सर्टेन नहीं है, अब तो आप जानते हैं कि जो आपने सोचा था क्या वो घटा? नहीं घटा। जीवन वर्तमान में घटता है, अपने आप घटता है, जीवन बहता है और हम जीवन से जूझते रहते हैं। मन जूझता रहता है, अहंकार जूझता रहता है। कितनी सहजता हो जाएगी अगर हम जीवन के साथ एक हो जाएं। उसमें चाहे दुख है, सुख है, प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, बह रहा है जीवन। फिर हम गीता को अपने जीवन में उतार पाएंगे, तब ही उतार सकते हैं। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म तेरा स्वभाव, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हमें क्या चाहिए? ऐसा होगा तभी मेरा जीवन सार्थक। तो कुछ है हमारे अंदर जो ध्यान, प्रेजेंट मोमेंट यानी ध्यान के लिए विरोध करता है, क्योंकि हमें जादू की पुड़िया नहीं मिल रही है उससे। जादू की पुड़िया चाहिए, कुछ उपाय चाहिए, और ज़रूरी नहीं है सरल हो। मैं एक एग्जाम्पल शेयर करूँगा, मेरे को याद आ रहा है, बड़ा फ़नी है, अब तो ड्रामेटिक लगता है। मैं 18-19 साल का हूँगा, तो मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। मैं वैष्णो देवी चला गया और ये बोला कि हे वैष्णो देवी माता, मैं बिना प्यास के ऊपर से लेके नीचे तक आऊँगा, मेरा ब्रेकअप मेरा पैचअप करवा दे। और मैं ऑलमोस्ट मरने की हालत में था। भगवान से हम कुछ मांग ही रहे होते हैं। भगवान से कोई शांति नहीं चाहिए, भगवान के कोई दर्शन नहीं चाहिए। भगवान मेरे लिए सीढ़ी है, एक जादू की पुड़िया है, और कुछ परमात्मा से प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। मैं मांग ही रहा हूं उससे कि ये दे दे, तो मैं कुछ भी, तो सरल नहीं था वो, लेकिन सहज नहीं था। सहज ध्यान सहज है। इस क्षण में विशाल जी, आपको बहुत सारी टेंशन्स होंगी आगे लाइफ की, बहुत सारे दुख भी होंगे पुराने पास्ट के, रिग्रेट्स होंगे, ये हो सकता था, ऐसे हो सकता था, चिंताएं होंगी, कुछ आकांक्षाएं होंगी, अपेक्षाएं होंगी। इस क्षण में कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? इस क्षण में, ना शाम को, ना सुबह, जो सुबह बीत गई, इस क्षण में कोई भी प्रॉब्लम है? थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा सा गला खराब है, हम बात कर रहे हैं, शायद बात को एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ बातचीत को। हम चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, उसको लाइक भी करें। लेकिन अगर मैंने इसमें अपना अस्तित्व जोड़ दिया कि लाइक नहीं किया तो फिर मैं हर चीज़ को कहीं ना कहीं कुछ पाना चाहता हूँ हर चीज़ से। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कर्म किया, मैं अपनी ऑनेस्टी से बात करूं, आप अपनी ऑनेस्टी से बात करें, मज़े लें, और फिर जैसे होगा वो परमात्मा की इच्छा। तो लोग भागते हैं, उनको अंदर से मालूम है अहंकार की मौत होती है उसमें। दूसरी चीज़, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमें हमारा मन दिखाई पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं इतने सारे विचार दिखाई देते हैं, इमोशंस आते हैं, 20-20 साल पुरानी बातें याद आती हैं। वो क्यों याद आती हैं? क्योंकि दबा रखी हैं। जो भी चीज़ आपके जीवन में अटेंशन मांगेगी, आपको वो ध्यान ऊपर लेके आएगा। कुछ लोग बोलते हैं नींद आ रही है। नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आपका शरीर थका हुआ है, आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हो। रोना इसलिए आ रहा है, गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि गुस्सा किया नहीं था, कभी दबाया था। वासना आ रही है, वासना भी आएगी,
दुख भी आएगा। जो भी चीज़ हमने दबा दी, हमारा यूजुअली यही होता है ना कि कोई भी अनप्लेजेंट चीज़ हुई, हम या तो उसको दबा देंगे या भाग जाएंगे, उसको देखना नहीं चाहेंगे, उसको बस गुजर देंगे तो वो गुजर गया, गुजरने देंगे तो। लेकिन हमने दबा दिया, वो हमारे शरीर में अटक जाता है। तो ध्यान में वो सारी चीज़ें होंगी, सारा कमरे की सफाई होगी, और कमरे की सफाई होगी तो धूल भी निकलेगी। तो कुछ लोगों को वो बहुत असहज, मुश्किल जान पड़ता है, और लोग जानते हैं। तो ना तो ये जादू की पुड़िया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण लोग फायदे जानते हुए भी, कुछ है, एक ग्रेविटेशनल पुल है। आपने ये देखा विशाल जी, आप जब नेगेटिविटी में होते हो, जब दुख होता है, तो आप वो काम करते हो जिससे नेगेटिविटी बढ़ती है। आप ज़्यादा खाना खाओगे, मे बी शराब पियोगे, टाइम किल करोगे, बिंज वॉचिंग करोगे। आप वो कर्म नहीं करोगे जिससे आप नेगेटिविटी से बाहर आओ। आप सैर नहीं करोगे, आप प्राणायाम नहीं करोगे। उस समय कोई कोई पकड़ रहा होता है आपको, पकड़ के एकदम बिल्कुल कुछ, आप अपने बस में नहीं होते। क्या है जो बस में नहीं था? आपका मन, वो नेगेटिविटी, उसकी ग्रेविटेशनल पुल होती है। हम उसमें फंसे रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते। इजी नहीं होता। मैंने बताया मेरे 20 साल डीप नेगेटिविटी में निकले हैं, और मुझे उसमें रस आता था। अभी सुनने में यूं लगेगा कि यार डिसफंक्शनल है, ऑलमोस्ट पागलपन है, इंसेन है। बट मैं सच्चाई से कहूं तो मैंने उस दुख में बहुत मजे लिए हैं। जैसे कि आपने बताया, जब सफाई होगी तो कूड़ा भी बाहर आएगा। मेडिटेशन को लेकर एक ये भी धारणा बनाई गई है कि मेडिटेशन तो संतों, वैरागियों, सन्यासियों के लिए है। राजा मेडिटेशन नहीं करते, और आज के युवा तो सब राजा ही बनना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ शांति नहीं चाहिए, कुछ अचीव करना है। तो जो युवा इस माइंडसेट के साथ है, उससे मेडिटेशन कराना, उसके लिए क्या मेडिटेशन है? क्योंकि जो धारणा बनी है वो यही है कि मेडिटेशन से तो हम थोड़े काम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और वो जो हमारा लक्ष्य है वो मिलेगा नहीं फिर हमें। आप कब ज़्यादा अच्छे परिणाम दे पाएंगे? जब हासिल कर रहे होगे, जब स्ट्रेस में होगे, एंग्जाइटी में होगे। ये ना विरोधाभास है। आप देख रहे हो मन कैसे कैसे खेल रचता है। आप शांत होके कुछ कर्म करोगे, जो भी कर्म करना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आईआईटी क्रैक करना चाहते हो, बेस्ट एंड बिगेस्ट क्रिकेटर बनना चाहते हो इंडिया का, बॉलीवुड में एक्टिंग करना चाहते हो, दुकान लगाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कोई कर्म करना चाहोगे, कुछ पाना चाहोगे, वो उसकी गुणवत्ता कब ज़्यादा अच्छी होगी? जब आप सहज और शांत होगे, या फिर स्ट्रेस और एंग्जाइटी में होगे? अगर कोई एथलीट है और वो हर क्षण ये सोच रहा है मैं रेस जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, रेस जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, या पूरा जब ध्यान कर्म पर होगा? आपके पास कुछ और है नहीं इस क्षण में कर्म करने के अलावा। कर्म के परिणाम की चिंता करने से कर्म की गुणवत्ता बेहतर होगी या कम होगी? इट इज एज सिंपल एज दैट। ये क्वेश्चंस जो आप, मुझे मालूम है आप यूजर्स के उससे पूछ रहे हैं, यूजर्स के बिहाफ पर पूछ रहे हैं, और ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है विशाल जी। और इसको बस देखने की, इसमें सच्चाई देखने की बात है। और दूसरी चीज, पा लूंगा, पहुंच जाऊंगा, जो आप कह रहे हैं मैं तो अचीवर हूं। कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे कि अचीव मत कर। अर्जुन दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली आर्चर थे। वो कहीं पे भी कृष्ण भगवान ये नहीं कह रहे कि कर्म छोड़ दो, एक्सीलेंस को छोड़ दो। आपने खुद अपने क्वेश्चन में कहा कि ध्यान से शांति आती है, तो शांति चुने कि हसलिंग चुने? क्या कर्म शांति से नहीं हो सकता? इसका मत, इस क्वेश्चन के पीछे का भाव यही है ना
कि कर्म, अचीवमेंट शांति के साथ हो ही नहीं सकती। मैं तो अपना मोजो खो दूंगा। आपका क्वेश्चन ये है, मैं तो अपना मोजो ही खो दूंगा और उसको पाकर ही शांति मिलेगी। और यही तो 99 का फेर है। शांति पहले होगी तभी कुछ अच्छा कर्म निकलेगा। एक्सीलेंस हैपन्स विद डीप पीस। और फिर अगर आप पीसफुल हो, पहली चीज तो आपके काम की गुणवत्ता अच्छी होगी, उसके परिणाम बेहतर होंगे। नहीं भी आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आए, क्योंकि जीवन घटता है, आपका भी घटा और वैसा घटा जो आपने नहीं सोचा था। मेरा भी वैसा घटा जैसा नहीं सोचा था। पिछली शाम जैसी सोची थी वैसे नहीं घटी। आने वाली शाम के बारे में मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। जीवन घटता है। तो अगर मेरे अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट्स नहीं भी आए तो शांति फिर भी है, जिसके लिए आप फाइट मार रहे थे। आप बोलते तो यही हो ना, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, यही बोलते हो ना। जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी आप पाना चाहते हो, क्यों पाना चाहते हो? पैसा केवल पैसे के लिए तो नहीं पाना चाहते, पद केवल पद के लिए तो नहीं पाना चाहते। या तो वो उससे आपको ये लगता है कि शांति आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। खुशी बोल लो शांति की जगह, खुशी मिल जाएगी। और वो खुशी पहले से हो तो इसमें डीप डीप कॉन्ट्रडिक्शन है इस क्वेश्चन में। क्योंकि कोई है जो बड़ा होना चाहता है, बेहतर होना चाहता है। एक इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप फर्ज कीजिए जीवन में बिल्कुल अकेले हैं इस धरती पर, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा विशाल जी क्या आपने किस कलर की शर्ट पहनी हुई है, वो 10,000 रुपये की है, 1,000 रुपये की है, आपकी हाइट कितनी है, आप कितने सुंदर दिखाई देते हो, कितने इंटेलिजेंट हो, किस कॉलेज से पढ़े हो, आप किस धर्म को मानते हो? नहीं फर्क पड़ेगा। आपको कोई दूसरा चाहिए दिखाने के लिए। अदरवाइज नहीं रहेगा तो कौन हो आप? आप जो हो वो हो, शुद्ध परमात्मा जो कभी नहीं बदला, जो हमेशा है। तो कोई इसमें मेरी नज़र में तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप शांति से कर्म करोगे तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट्स नहीं भी आए तो भी आप शांत ही थे। प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए अगर आप देखिए तो हमारे प्राचीन इतिहास के अगर राजाओं को भी आप उठाए तो परंपरा में राजर्षि होते थे कि जिनमें राजा और ऋषि दोनों के गुण हों। राजा जनक हुए जो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को थाम के चले। ऐसे राजा ज़्यादा चक्रवर्ती और बड़े बनते थे जो जिनकी लाइफस्टाइल में भी धर्म और ध्यान मेडिटेशन के साथ साथ पराक्रम भी था। तो ये तो बहुत क्लियर है कि आप एंग्जाइटी के साथ या फिर ओवर स्ट्रेस के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। प्रश्न मैं दर्शकों के बिहाफ पर भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे मैं भी सुनता हूँ सामने से कि अभी मेडिटेशन का समय नहीं है, अभी मेरे 40s तक अर्ली 50s तक मुझे अभी एम्पायर खड़ा करना है, फिर मैं वैरागी बनूंगा। बट वो एम्पायर खड़ा करने के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है। और ये एक इससे बड़ा मिसकंसेप्शन हो सकता है, बैरागी बनूंगा। हमारे पास भी बहुत, अब थैंकफुली इतने ज़्यादा नहीं आते, बट लोगों का एक होता है कि बैरागी बन जाऊंगा। बैरागी बनना और ध्यान का होना कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों प्लीज सुन लीजिए, इधर कैमरा है आपका आप इसको जान लीजिए। बैरागी होना और ध्यान का कोई लेना देना नहीं है। ध्यान का मतलब है आप जो भी कर रहे हैं उसके प्रति होश, उसके प्रति जागृति, खुद के होने का एहसास, भीतर की शांति के साथ एक जुड़ाव, वर्तमान में जीना, इसको ध्यान कहते हैं। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे पेंटिंग कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो, मीटिंग की तैयारी कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें अगर होश होगा तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी। और क्वालिटी बेटर होगी तो चांसेस हैं, आपके हाथ में नहीं है, कि उसके परिणाम
बेटर हूँ। जीवन घटता है, जीवन बहता है। पूरी गीता यही सिखाती है। मैं ये स्टोरी मेरी माँ ने मुझे बताई है, मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, बट ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बचपन में एक बार मेरी माँ के आसपास से कोई पंडित जी गुजरे होंगे, तो पहले ये फैशन था, बच्चा है तो हाथ दिखाना है या कुंडली बतानी है। तो किसी पंडित जी ने मेरी माँ को बोल दिया होगा कि आपका बच्चा जो है आगे चलकर योगी सन्यासी बन जाएगा। उस समय मेरा नाम गुरु था, तो मेरा नाम ही चेंज कर दिया, विशाल कर दिया कि अभी तो नाम ही गुरु है, पता चले कल को ये सन्यासी बन जाए। फिर माँ, अब जब मेरा विवाह हुआ तो उसके बाद जब से दर्शनों में और लोगों से मिलना शुरू किया, आचार्यों से बात करनी शुरू की, कभी कभी रात में मेरी और मेरी पत्नी के बीच की बातें ही दर्शन की होती हैं। रात को 9-10 बजे शुरू होंगी और जब तक सो नहीं जाएंगे, तो कभी कभी वो भी डर जाती है कि ये तो मुझे लग रहा है 2-4 साल बाद ही छोड़ के चले जाएंगे, या फिर तो हमेशा ये प्रश्न तीसरे चौथे दिन आता ही आता है पत्नी का कि मुझे बता के रखिएगा, मैं पीछे पीछे आऊँगी। तो मैं यही समझाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सन्यास के लिए आपको कहीं जाना ही है। कर्म योग है, टाओइज्म की पूरी फिलॉसफी इसी पे है जो आप बात कर रहे हैं, कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप अवेयर हैं, उसमें आप परिणामों का बोझ अपने सर पर नहीं डाले हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कर्म तो घटित होना ही है। सॉरी, एक चीज़ इसमें बीच में, आप दर्शनों की भी बात कर रहे थे। चैप्टर 2 वर्स 47 जो हमने सबने सुन रखा होगा भगवद गीता का, कर्मण्य अधिकार से, जिसमें हम बोलते हैं कि हम कर्म हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फ्रूट हमारा अधिकार नहीं है। लास्ट लाइन लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। इन एक्शन से आसक्ति नहीं बनानी है, अकर्म से आसक्ति नहीं बनानी है, भागना नहीं है। और सेम चीज़ रिपीट होती है चैप्टर 3 शायद वर्स 8 में, कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप वो करोगे, आप इनएक्शन में नहीं आओगे, आप भागोगे नहीं कर्म से। तो इससे ये, और जो लोग इसके बारे में बोलते भी हैं विशाल जी, आप सोचिए कि लालच कितना है कि मैं तेरे को फंसा के, मैं आपकी पत्नी के लिए, वाइफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो भी इस तरीके के बैरागी तो नहीं हो जाओगे, मेरे हिसाब से चलना। हम बोल रहे हैं कि जीवन का हर कर्म गुणवत्ता के साथ हो, एक सेंस ऑफ प्रेजेंस के साथ हो, सहजता के साथ हो, एक कंफर्ट हो लाइफ में, नथिंग एल्स। और हमने क्या क्या प्रपंच बना लिए हैं। बैरागी तो नहीं हो जाओगे। और जो हो गए वो तो पलायनवादी थे, जिसके लिए हर आध्यात्मिक गुरु, हर दर्शन, हर स्क्रिप्चर, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, हर कोई मना करता है पलायन नहीं करना है, कर्म से नहीं भागना है। और जो भागे उन्होंने गलत किया। मन को कहाँ पे लेके, मन तो साथ में ही चलेगा ना, अहंकार तो साथ में ही चल रहा है। चाहे पहाड़ों पे चले जाओ, चाहे बेशक शहर में बैठ के एक बहुत अच्छे ऑफिस में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। उपनिषदों में भी इसी की बात की गई है कि आप, जैसे श्री कृष्ण जी ने तो ये क्लियर ही कर दिया कि कर्म से आप बच नहीं सकते जब तक इस जगत में हैं। उपनिषदों में भी यही कहा गया है कि यदि आप ये सोचें कि मैं कर्म छोड़कर पूरी तरह से आत्मा में लग सकता हूँ, आध्यात्म में लग सकता हूँ, तो ये भी बहुत बड़े गहरे गड्ढे में ले जाएगा। और अगर आप पूरी तरह से आत्मा को छोड़कर, आध्यात्म को छोड़कर जगत में लगते हैं तो भी आप गहरे गड्ढे में जाएंगे। क्योंकि आप पूरी तरह से अगर आध्यात्म में लगेंगे तो आप झूठ बोलेंगे, खाना तो आप खाएंगे ही। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं जगत छोड़ देंगे। कर्म छूट ही नहीं सकता। सांस ले रहे हो तो भी कर्म ही कर रहे हो। कर्म से कैसा बचाव? आपने जनक जी की बात की, अष्टावक्र की गीता महागीता सुन के वो ज्ञान को प्राप्त हुए और राजा थे और बहुत गहराई में उतरे, और जैसा हम सब जानते हैं राज्य भी चलाया और आध्यात्मिक तरीके से चलाया, उस होश से चलाया, उस जागृति से चलाया। वो कहा जाता है कि धर्म या अध्यात्म से यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वो उसकी क्वालिटी बढ़ती ही बढ़ती है। जैसे पानी है तो पानी जब धार्मिक बनता है तो जल हो जाता है, और फिर जल आप ये नहीं बोल सकते कि जल नाली में बह रहा है,
पानी ही नाली में बहता है। धर्म यही है विशाल जी। धर्म शिव जी के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को धर्म नहीं कहेंगे, दूध चढ़ाते हुए होश से चढ़ाने को धर्म कहेंगे। आप अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म में जो भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, उसमें होश में होंगे। और उसका क्या मतलब हुआ? जो उस समय कर रहे हो उसमें होश में होना, इस क्षण में, वर्तमान में जीना, इसी को प्रेजेंट मोमेंट में जीना कहते हैं। रमन जी, हमने मेडिटेशन के बेनिफिट्स पर बात की, विधियों की बात की। अभी थोड़ा सा हम साइंटिफिक बैकिंग की बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अभी हम आधुनिक युग में आगे बढ़ रहे हैं, न्यूरो साइंस भी बहुत इवॉल्व हो रही है, उसमें भी हम बहुत ढेर सारी प्रोग्रेस होती जा रही है। और कहीं ना कहीं मेडिटेशन हमारे न्यूरल नेटवर्क और माइंड, वैसे अगर आप फिलॉसफी में जाएंगे तो फिर सेल्फ जो है वो तो फिज़िकल है ही नहीं, माइंड फिर भी जड़ माना गया है। और अगर हम बुद्धि से विचार करें, और ऐसा कोई बच्चा है जो विज्ञान का छात्र है, स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में आएगा कि क्या इस पर रिसर्च हुई है कि नहीं हुई है, कि जस्ट बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो न्यूरो साइंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें अभी ये भी क्लेम किया जाने लगा है कि जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं वो आपकी एंग्जाइटी ही नहीं जो या स्ट्रेस जो डेली बेसिस पर आपके पास आती है, बल्कि अगर आपका कोई पुराना ट्रॉमा है, कोई PTSD का अगर कोई पेशेंट है या फिर OCD है, वो भी ठीक की जा सकती है मेडिटेशन से। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस पर ही चलते हैं विशाल जी। और हमारा माइंड है जो कि चाहता है कि प्रूफ हो। तो मुझे एक स्टडी बहुत अच्छी लगती है, एक हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज की एक न्यूरो साइंटिस्ट है, उनका नाम है सारा लज़ार। वो अभी भी जीवित हैं और अभी भी माइंडफुलनेस के ऊपर बहुत रिसर्च कर रही हैं। तो ये उन्होंने कुछ साल पहले, मे बी 15 साल पहले, 2010-2011 के समय एक रिसर्च की। तो वो बेसिकली एक मैराथन के लिए तैयारी कर रही थी और उनको कुछ दिक्कत आ गई पाँव में। तो उन्होंने योगा और मेडिटेशन स्टूडियो में जाना स्टार्ट किया। वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ध्यान के बारे में और उन्होंने फ़र्क भी महसूस किया। तो वो तो साइंटिस्ट थी, साइंटिस्ट माइंड था। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ देर शांत बैठने से, कुछ देर सांसों के ऊपर ध्यान लगाने से मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकती हूँ? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोग चुने और ये लोग वो थे जो मंक्स नहीं थे, टीचर्स नहीं थे, नॉर्मल लोग जो मेडिटेशन करते हैं। और उन लोगों का स्कैन किया, फंक्शनल MRI की। और कुछ लोग चुने उसी एज ग्रुप के, उसी कोहोर्ट के, और जिन लोगों ने कभी मेडिटेशन नहीं किया था। उन्होंने पाया कि जो लोग मेडिटेशन करते आए हैं उनका ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट था और जिन्होंने कभी नहीं किया उनका ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंट था। अब कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन रेस किए। क्वेश्चन ये था कि भाई मेडिटेशन करने वाले थोड़े से पागल लोग होते हैं, ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, तो हो सकता है लाइफस्टाइल का लेना देना हो। बात सही है। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने वो लोग उठाए अपने रिसर्च के लिए जिन लोगों ने कभी मेडिटेशन नहीं की थी और उनको 8 वीक्स के एक मेडिटेशन प्रोग्राम में दाखिल किया। दाखिल करने से पहले उनका ब्रेन स्कैन हुआ और 8 वीक्स के बाद, उस मेडिटेशन प्रोग्राम से गुजरने के बाद उनका ब्रेन स्कैन हुआ। ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था। एमिगडाला रीजन जो हमारा फियर और स्ट्रेस हार्मोन रेगुलेट करता है, वो वहाँ पे ग्रे मैटर कम हो चुका था, वो श्रिंक हो चुका था। जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका साइज बढ़ चुका था। तो ब्रेन में बहुत सारे ऐसे चेंजेस दिखाई दिए केवल 8 वीक्स के मेडिटेशन प्रोग्राम से। तो साइंस ये प्रूव करती है कि
हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं उसको। तो साइंस अब इस चीज़ को प्रूव करती है। बहुत सारे अध्ययन हुए हैं विपश्यना मेडिटेशन को लेके, मेटा मेडिटेशन को लेके, कि हमारा सेल्फ कंपैशन बढ़ जाता है, जो एक प्रेम की अनुभूति होती है, एक कृतज्ञता का जो भाव होता है वो बढ़ जाता है जो लोग मेटा मेडिटेशन करते हैं। और ये यूएस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा हुए हैं। जॉन कबात-ज़िन हैं जो एक और न्यूरो साइंटिस्ट हैं, और जिन्होंने माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया और बहुत फैला है। मतलब यूएस में तो उसको बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये एक अगेन इन्होंने प्रोग्राम बनाया है जो कि एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को, ट्रॉमा को विलीन करता है। और ये एक साइंटिस्ट बोल रहा है, एक डॉक्टर बोल रहा है, जो कि एक मेडिटेशन टीचर भी है। तो ऐसे बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। ये तो कुछ अध्ययनों की मैंने चर्चा की है, बट ऐसे बहुत अध्ययन हैं जो कि प्रूव करते हैं कि सहायक होती है मेडिटेशन। आपने ट्रॉमा की बात की, स्ट्रेस एंग्जाइटी के लिए तो बहुत ही सारे अध्ययन हुए हैं। रमन जी, ये तो हमने मेंटल इश्यूज़ की बात की जो हम ओवरकम करते हैं, हील करते हैं मेडिटेशन के थ्रू। ये भी प्रश्न उठता है कि क्या मेडिटेशन से और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं? क्योंकि आज अगर हम देखें तो चाहे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हों या फिर शुगर हो रही है लोगों को, कई वीडियोस अभी रील आती हैं कि अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, ऑन स्टेज आ जाता है वाइल परफॉर्मिंग समथिंग। तो इस पर भी कुछ स्टडी हुई है कि ये जो डिसीजेस हैं, हमारी अदर डिसीजेस जिनसे अभी भारत जूझ रहा है, तो क्या मेडिटेशन के बेनिफिट्स उस पर भी हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी है जिसमें ध्यान बहुत लाभकारी होता है। हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल होता है जो नेचुरली प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ऐसे बहुत सारे अध्ययन बताते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फिर अभी रिसेंटली 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने एक स्टडी की थी जिसमें ये पाया गया था कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कैप होती है जिसको टेलोमीर बोलते हैं, और जो धीरे धीरे समय के साथ मर जाती है और उसी से हमारी एजिंग होती है। तो टेलोमीर्स की जो लॉन्जेविटी है, जो लाइफ है, वो एक्सटेंड हो जाती है। उन लोगों में पाया गया है जो ध्यान करते हैं उसमें टेलोमीर की जो लाइफ स्पैन है वो लंबा खिंचता है। उसी से हमारे सेल धीरे धीरे मरते हैं, और इसी से ऐसा देखने को मिलेगा कि आप जो लोग योगी होते हैं, जो लोग बहुत समय से ध्यान कर रहे होते हैं, उनके चेहरे पे एक निखार होता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब अगेन फिज़िकल बेनिफिट्स की बात करें, इमोशनल बेनिफिट्स की बात करें, मेंटल बेनिफिट्स की बात करें, तो बहुत सारे बेनिफिट्स अब साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं आई एम श्योर मैं बहुत सारे भूल भी रहूँगा, बट ऐसे पता नहीं कितने बेनिफिट्स हैं जो हम अब साइंस के द्वारा प्रूवन है। और ये टू वे चलता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर भी करता है। क्योंकि इस पर हमने एक चर्चा भी की भी थी जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था, तो हम डिबेट पॉडकास्ट भी इनफैक्ट अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, तो हम आमने सामने बैठाकर फिर चर्चा कर लेते हैं। तो हमने ये एक सेकंड एपिसोड ही किया था जिसमें हमने माइंड वर्सेस ब्रेन किया था कि जो अभी ये होता है कि जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं तो एक फिज़िकल सब्सटेंस है, उससे हमारा माइंड कुछ ना कुछ उस पर अफेक्ट होता है। फिर माइंड में अगर स्ट्रेस लेते हैं तो क्या बॉडी पे कुछ अफेक्ट होता है। टू वे दिखता है बिल्कुल कि आपका स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क है, और स्वस्थ मस्तिष्क है आपका तो आपका बॉडी फंक्शनिंग भी अच्छी रहती है। रमन जी, इसमें एक प्रश्न ये भी एक दर्शक ने ही पूछा है कि जब हम जिम या कोई रूटीन फॉलो करते हैं, अक्सर क्या होता है कि जब लोग जिम करते हैं तब अच्छे डाइट प्लान पे रहते हैं, जैसे ही जिम छूटता है या कहीं कुछ उनका रूटीन ख़राब होता है तो डाइट प्लान भी ख़राब होता है। अब वो पूछ रहे हैं कि जैसे जिम हम करते हैं तो एक डाइट प्लान रहता है, तो क्या जो हम मेंटल जिम कर रहे हैं मेडिटेशन, इसके लिए भी कोई डाइट प्लान रिकमेंड किया जाता है, या फिर मेडिटेशन हम अपनी जैसी लाइफ जी रहे हैं जिए उसके साथ हम इनकॉर्पोरेट कर लें 15 मिनट या 20 मिनट के मेडिटेशन को? तो विशाल जी, अगेन मेडिटेशन हम दो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। एक विधि के कॉन्टेक्स्ट में
जब हम शुरुआती दिनों में होते हैं अभ्यास के, जब मान लीजिए किसी ने कभी नहीं किया और वो शुरू कर रहा है, तो इट्स लाइक कि हम एक पौधा उगा रहे हैं। अब वो पौधा कच्चा है, उसमें पहले बीज हमने डाला, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, खाद डाली, उसको थोड़ा सा एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट चाहिए, कभी कोई गाय आके ना खा जाए, कभी कोई कुत्ता आके उसके ऊपर चल ना दे। तो एक डिसिप्लिन शुरुआती दिनों में रहे तो ये पक्का से फ़ायदा करता है। लेकिन अगेन, ध्यान कोई कर्म नहीं है, डिसिप्लिन भी छूट जाना चाहिए। यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, वो बाधा ना बन जाए, वो अनुष्ठान ना बन जाए। एक समय के बाद वो छूट जानी चाहिए। जब वो आपकी प्रैक्टिस में आप एस्टैब्लिश हो गए, वो आपको नेचुरली आने लगा, तो फिर उसके बाद फर्क नहीं पड़ता आप हर रोज कर रहे हो, टाइम टेबल के हिसाब से कर रहे हो, इतनी देर कर रहे हो। शुरुआती दिनों में यस, इट इज समवॉट हेल्पफुल, इट डज हेल्प टू बिल्ड सम प्रैक्टिस। मैं इसको हैबिट नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हैबिट थोड़ा सा माइंड मेड है, और यहां पे माइंड की बात नहीं हो रही है, यहां पे होने की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है। तो मेडिटेशन इज नॉट रियली अ हैबिट, इट्स नॉट रियली अबाउट बिल्डिंग अनदर हैबिट। हैबिट तो अच्छी हो बुरी हो, हैबिट तो साइक्लिकल होती है, ऑटो मोड में होती है। हैबिट का मतलब ही ये है। मेडिटेशन इज नॉट ऑटो मोड, मेडिटेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ ऑटो मोड। खाना हम खाते हैं, ऑटो मोड में खा लेते हैं, खाने का स्वाद ही नहीं पता चलता। तो मेडिटेशन इज रियली अबाउट गेटिंग आउट ऑफ ऑटो मोड। बट एनीवेज, तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है अगर आप कुछ डिसिप्लिन के साथ, एक इंटेंशन के साथ, एक सिंसेरिटी के साथ शुरुआती दिनों में उसका अभ्यास करेंगे। जो भी टाइम आप सोचते हैं उसमें अगर आप फॉलो करेंगे तो एक रूटीन बनता है। बट जब आप उसमें सेटअप हो जाते हैं, उसमें एस्टैब्लिश हो जाते हैं, जो आपका पार्ट बन जाती है, आपके लिए नेचुरल है, एक पावर एक्सेसिबल है हमेशा। कि आप बैठे हैं, आज मैं सुबह उठा तो मैं ध्यान नहीं कर पाया, मेरे बेटे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मैं उसके साथ बैठ गया, उसकी थोड़ी देखभाल करने लगा, तो मैं आज सुबह की प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो आ रहा था रास्ते में, तो थोड़ी देर मैंने ध्यान कर लिया। तो ये आपको नेचुरली आने लगेगा। तब उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस समय उठ के ये वाली टेक्निक इतनी देर करनी है। वो तो बल्कि बंधन में बंधना हो गया, एक और बंधन बन गया। मेडिटेशन भी एक बंधन बन गया। हम यहां से बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। तो यस, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, बट जल्दी ही वो छूट जानी चाहिए। जैसे पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया तो उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं है। रमन जी, हमने मेडिटेशन के बेनिफिट्स की बात की है। कैसे मेडिटेशन आपके लिए बंधन नहीं होना चाहिए? मेडिटेशन तो आपको और टाइम से अनस्टक करना चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में आए, अवेयर हों, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को फुल्ली इंजॉय कर पाएँ, उस काम का आप पे बोझ ना हो, एकदम सरल सहज जल की तरह आप बह जाएं। इस प्रकार से मेडिटेशन होना चाहिए। इसमें युवाओं की या ऐसे व्यक्ति जो 9 to 5 अपने जीवन यापन के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज जा रहे हैं या फिर स्किल बना रहे हैं या कि कहीं पर काम कर रहे हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऐसे लोगों को इस दिशा में बढ़ाने के लिए इदानी मैप कैसे हेल्प करता है? आप इस पर कुछ बताएं। तो विशाल जी, हमने बहुत सारी मेडिटेशंस रिकॉर्ड की हुई हैं। सबसे पहले तो हमने 14 अलग अलग टीचर्स ऑन बोर्ड किए हुए हैं जो अलग अलग ट्रेडिशन से आते हैं। ये टीचर्स वैदिक ट्रेडिशन से भी आते हैं, योगिक ट्रेडिशन से भी आते हैं, बुद्धिस्ट से भी आते हैं, ज़ेन से भी आते हैं, किगोंग से भी आते हैं। हमारे 4 टीचर्स, 5 टीचर्स इंडिया से हैं, 1 टीचर सिंगापुर से, 2 ऑस्ट्रेलिया से, 2-3 यूएस से, 2-3 कनाडा से। हमने जानबूझ के अलग अलग टीचर्स लिए हैं। और ये टीचर्स ना केवल डीप मेडिटेटर हैं, बल्कि ये अलग अलग ऑडियंसेस को भी जानते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे 3 टीचर्स
एक्स मंक रह चुके हैं 5-5, 6-6 साल के लिए। एक टीचर हैं जो मंक भी रह चुके हैं और माइंडफुलनेस कोच हैं एनसीईआरटी बिजनेस स्कूल में। एक टीचर हैं जो ऑस्ट्रेलियन मेडिटेशन सोसाइटी की डायरेक्टर हैं। एक टीचर हैं जो गूगल की माइंडफुलनेस कोच रह चुकी हैं। तो बहुत सारे हमने जिस तरीके के टीचर्स लिए हुए हैं वो आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मदद करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। फिर इसके बाद हमने बहुत सारे फोरम्स बनाए हुए हैं। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तब मुझे बहुत सारे सवाल होते थे कि पहले अलग तरीके के सवाल होते थे कि किस मुद्रा में बैठना है, कितनी देर ध्यान करना है, डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है, टाइम टेबल कितना इम्पॉर्टेंट है, कौन सी विधि करें, कौन सी टेक्निक करें। फिर सवाल बदलते चले गए। तो उसके लिए हमने अलग अलग फोरम्स बनाए हुए हैं। हम हर रोज़ लाइव क्लासेस करते हैं सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे, जहाँ पे टीचर भी मौजूद होता है और आप टीचर से क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। फिर हम अलग अलग मास्टर क्लासेस करते हैं। कोई एक थीम पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी और इनकॉर्पोरेटिंग मेडिटेशन इन योर डेली लाइफ और ब्रिंगिंग प्रोडक्टिविटी इन योर वर्क लाइफ, रिश्तों में मिठास। अलग अलग थीम्स पकड़ते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। हर चौथे सैटरडे को हम Q&A राउंड रखते हैं और ये सब कुछ लाइव हो रहा है। Q&A मास्टर क्लास होती है जहाँ पे लोग हमसे क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछते हैं और हमारी इदानिम टीम से कोई एक टीचर आते हैं। हम बाहर से भी टीचर्स को इनवाइट करते हैं। फिर हमने एक लर्न टू मेडिटेट कोर्स बनाया हुआ है जो 20 सेशंस का कोर्स है, करीबन 30-35 मिनट, जहाँ पे हम सीढ़ी दर सीढ़ी ध्यान से जुड़े ज़्यादातर सवालों का जवाब लेते हैं। पोस्चर्स क्या होने चाहिए, विधियाँ क्या होनी चाहिए, मुझे इतने विचार क्यों आते हैं, मुझे इमोशंस क्यों आते हैं, इमोशंस में फंस जाऊँ तो क्या करूँ, रिश्तों में मैं मिठास कैसे लेके आऊँ, अहंकार क्या होता है, अहंकार से मैं मुक्ति कैसे पा सकता हूँ, प्रेजेंट मोमेंट क्या होता है। तो इन सारे सवालों को हमने इस कोर्स के अंदर लिया हुआ है और ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी और गहरा होता चला जाता है। तो और ये सभी कुछ फ्री है। हम इदानिम इज़ अ फ्री मेडिटेशन ऐप। तो जो भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं, जो भी लर्न टू मेडिटेट कोर्स है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो हमने बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, फोरम्स बनाए हुए हैं जहाँ पे हम लोगों को बेसिकली हेल्प करते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि रिकॉर्डेड मेडिटेशंस हैं और आप कर लो, वो तो ऑफ कोर्स आप कर ही सकते हो, बट उसके अलावा आपकी जर्नी में, आपकी प्रैक्टिस में हम आपको कैसे गहरा उतार सकते हैं, उसके लिए हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। आपने बताया कि इदानिम ऐप पूरी तरह से फ्री है। इसमें अभी आपने चूँकि मुझे बताया कि कई ढेर सारे टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, मंक भी रहे हैं, टीम होगी इसके पीछे, तो उनका पूरा सेटअप कैसे आप देखते हैं, उनकी जो फाइनेंसिंग है? उसमें अभी हमारे पास जो मेन जो डोनर है वो टू द न्यू ही है। अच्छा, जो हाँ आपकी... जी, हाँ जी। बाकी हम लोगों से अभी हमने डोनेशन लेना स्टार्ट नहीं किया। परमात्मा की कृपा है कि अभी उससे मैनेज हो रहा है। ये हमारा, हमने बहुत पाया है ध्यान से, तो ये हमारा एक छोटा सा तरीका है वापस सोसाइटी को देने का, ध्यान को बढ़ाने का। और ज़रूरत पड़ी तो हम आपके पास, दर्शकों के पास आएंगे, डोनेशन लेने आएंगे। लेकिन हाँ जी, अभी मेन डोनेशन कह लीजिए या बेसिकली फंडिंग सोर्स कह लीजिए, वो टू द न्यू से आता है। आप मेडिटेशन टीचर कैसे बन गए, कैसे इदानिम डेवलप करने लगे? थोड़ी यात्रा के विषय में बताएं। तो मेरी यात्रा की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी पहली मेडिटेशन रिट्रीट 2008 में की थी और करीबन उसी समय हमने टू द न्यू नाम की एक डिजिटल टेक सर्विसेज कंपनी भी स्टार्ट की थी। उस समय मैं 27-28 साल का था। तो मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं गुजरा था। बचपन में मैं एक अनहैप्पी चाइल्ड होता था, एक दुखी बच्चा जो खुद को अभागा समझता है। कुछ इंसिडेंट्स हुए बचपन में और मैं विक्टिम पर्सनालिटी बन गया। जब मैंने पहली बार रिट्रीट की तब मुझे पहली बार बहुत साफ साफ ये दिखाई पड़ा कि मैं दुख में रस लेता हूँ।
मजा आपने आने अपने लगा। अपने आसपास देखे हैं लोग जो बीमार होते हैं और बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और दुखी होने में आनंद लेते हैं, वो बताना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं कि कितने दुखी हैं वो, उनसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं है। मैं उस तरीके का बच्चा था। मैं लोगों के पास जाता था और उनको प्रूव करने की कोशिश करता था कि देखो मैं कितना अभागा हूँ, भगवान ने मेरे साथ क्या क्या गलत किया, किस्मत ने मेरे साथ क्या क्या गलत किया। और वैसे अगर मैं ऑब्जेक्टिवली देखूँ तो मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत हो ही नहीं सकता। एनीवेज तो मुझे वो बहुत साफ साफ दिखाई दिया। वो एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मेरे को लाइटनेस, पीस जो उस समय दिखाई पड़ा था, उससे पहले मैंने कभी नहीं महसूस किया था। और जैसे मैंने बताया उसी समय हमने टू द न्यू को स्टार्ट किया। अभी टू द न्यू में करीबन 3000 लोग हैं और हम लोग टॉप 100 कंपनीज टू वर्क फॉर एज पर ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट में आते हैं। हम लोग टॉप 25 कंपनीज इन IT BPM इंडस्ट्री में आते हैं। और जैसा आप जानते होंगे IT इंडस्ट्री में एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, लोग बहुत छोड़ के जाते हैं, प्रेशर यूजुअली ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस यूजुअली IT इंडस्ट्री में ज़्यादा रहता है। हमें लगता है कि टू द न्यू की सक्सेस के अंदर माइंडफुलनेस का, अवेयरनेस का, मेडिटेशन का बहुत बड़ा हाथ है। जो भी हमने छोटी मोटी सक्सेस देखी है उसमें हमें लगता है कि हमने माइंडफुलनेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं एक एग्जांपल से शेयर करता हूँ तो ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। तो कोविड से जस्ट पहले एक हमने किसी को मार्केटिंग टीम के लिए इंटरव्यू किया। उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे बोला कि वो IIT दिल्ली से PhD भी परस्यू कर रही हैं। मुझे वो बहुत अच्छी लगी, बट मेरे मन में एक डाउट आ गया कि इनके लिए ना इनकी PhD ही इम्पॉर्टेंट है, काम तो ये केवल टाइम पास के लिए कर रही हैं। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे सब लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। वी वेंट अहेड एंड रोल्ड आउट द ऑफर लेटर। अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब हमारी जब भी मीटिंग होती थी तो मेरा हमेशा नज़र इस चीज़ पे होती थी कि ये तो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही हैं। एक चश्मे से, एक धारणा से मैं उनके काम को इवैल्यूएट करता था हमेशा जब भी, और कोई ना कोई छोटी गलती भी होगी तो उसको बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि वो मेरे को तो पहले से ही मालूम था कि वो तो अपना काम ईमानदारी से कर ही नहीं रही हैं, वो तो PhD में इंटरेस्टेड हैं। फिर कोविड हुआ, हमने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया। कोविड ख़त्म हुआ, फिर हमने हाइब्रिड स्टार्ट किया। उन्होंने एक मेल किया कि वो 2-3 महीने अपना एक्सटेंड करना चाहती हैं वर्क फ्रॉम होम। और वो मेल देख के ना मैं एकदम आग बबूला हो गया। आई कम्प्लीटली लॉस्ट माई टेम्पर। अगेन मुझे तो पहले से मालूम था वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करती हैं। मैंने उनको गंदी सी मेल की, और वो मुझसे बहुत छोटी होंगी, मे बी 15-20 साल छोटी होंगी। उन्होंने बहुत सहजता से, विवेक से एक रिप्लाई किया कि रमन, मैं अपने काम को बहुत मन से करती हूँ, बहुत लगन से करती हूँ। और उसको सुन के मैं थोड़ा सा हिल गया। मैंने पहली बार ऑब्जेक्टिवली देखा, मेरे पास एक भी इंस्टेंस नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है कोट करने को जहाँ पे उन्होंने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया हो। इनफैक्ट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल दैट वी हैव इन द मार्केटिंग टीम। और ये बीच के 3 साल मैं केवल उनको उस चश्मे से देख रहा हूँ, इवैल्यूएट कर रहा हूँ। दिस इज़ माइंडफुलनेस। वो जागृति आई, वो समझ आई, वो दिखाई पड़ा, झूठ झूठ दिखाई पड़ा, सच सच दिखाई पड़ा। आज उनके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने उनसे जाके माफ़ी मांगी, उनको बोला कि मैं क्या सोचता था आपके बारे में। तो ये छोटे छोटे लम्हे जर्नी को आगे बढ़ाते चले गए, और इन्हीं लम्हों की वजह से शायद हमें हमारे काम में बेहतर तरक्की भी मिली। कोई बॉम्ब नहीं फूटा। ये छोटी छोटी चीज़ें, और मेरे पास बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं ऐसे बताने को, एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे ध्यान ने, उस जागृति ने प्रवेश किया और कुछ बदला, कुछ जादू घटा रिश्तों में। अदरवाइज तो या तो वो नहीं रहती, या हमारे रिश्ते बहुत कड़वे होते, या फिर उनकी एफिशिएंसी ख़त्म हो चुकी होती। मैं खुद ही हमारे रिश्ते को मार चुका होता। तो
ऐसे हमारी यात्रा शुरू हुई। फिर इदानिम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोविड में हमने जैसे हमने बताया कि हमारा लोगों के कल्चर के ऊपर, पीपल सेंट्रिसिटी के ऊपर बहुत फोकस रहता है। तो उस समय हमने टूदनियों के लोगों के लिए एक मेडिटेशन ऐप ढूंढना स्टार्ट किया। ये वो समय था जब सब लोग बहुत स्ट्रेस में रहते थे, घर से काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोगों ने बहुत सारी मेडिटेशन ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स इवैल्यूएट किए। हमने देखा कि ज़्यादातर तो इंडिया से बाहर के हैं, तो इस करके वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। फिर कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के लिए नहीं बने। फिर एक टीचर या स्कूल ऑफ थॉट से अलाइंड है। और मेरी जो खुद की प्रैक्टिस रही है वो अलग अलग टीचर्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग स्कूल से ध्यान का अभ्यास करना, सीखना, उसको गहरा करना। और वो मुझे लगता है कि मेरे अभ्यास में, मेरी यात्रा में मुझे पक्का से उससे हेल्प हुई है। तो वी वांटेड टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म। तो शायद ये एक भगवान का एक इशारा था। सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड इदानिम। Now Idanim is one of the fastest growing applications in mindfulness space, not just in India, globally भी। और ये फ्री ऐप है। तो बड़ी प्यारी जर्नी रही है, यात्रा रही है। तो रमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी टीम और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, इदानिम की पूरी टीम को शुभकामनाएं, जो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ध्यान को लेकर। और जो आपने ध्यान की प्रैक्टिस पिछले मुझे लग रहा है 2008 के बाद से आपने शुरू ही कर दी थी, वो आपके अंदर दिखता है। मैं अभी आज सुबह से आपके साथ हूँ, और जिस प्रकार से आपने वार्ता की है, जो जब आप बैठते हैं आपके आसपास जो एक मैंने माहौल महसूस किया है, उससे मुझे लगता है कि हाँ, व्यक्ति जो है कितना माइंडफुल हो जाता है, कितना अवेयर हो जाता है। और प्रेजेंट में जब आप रहते हैं तो इनफैक्ट किसी भी प्रेशर सिचुएशन में सबसे पहली डिमांड यही है कि आप प्रेजेंट में रहें। चाहे आप आर्मी में हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, अभी हम स्टैम्पीड की खबरें सुन रहे हैं। तो जब आप ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो ज़्यादा आपका नुकसान होता है। वहीं आप अवेयर हो जाते हैं तो सही समय पे सही डिसीज़न ले सकते हैं, जो कि आज सभी युवाओं को सीखना चाहिए कि मेडिटेशन आपको कोई सन्यासी या आपको कोई पीछे नहीं ले जा रहा है, आपको कोई शांत नहीं कर रहा है, बल्कि आपको बेटर प्रिपेयर कर रहा है एक हार्डर टास्क के लिए, जिसको आप, इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर 2 व्यक्ति हैं और सेम टास्क के लिए जा रहे हैं और एक मेडिटेटिव भी है, तो उसकी ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे से compete कर लेगा वहाँ पर। और बार बार चाहे जितने बड़े लोग हों, उन्होंने मेडिटेशन को और माइंडफुलनेस को हमेशा से एक अपने करियर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया है। तो इसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करूंगा कि आपने so much, विशाल जी, आपने इस इदानिम ऐप के माध्यम से आप लोगों तक हमारी ध्यान को पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विशाल जी फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा पूरी कॉन्वर्सेशन करके। हमेशा ही लगता है ध्यान के बारे में बातें करना। तो मेरी उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ लोग ध्यान से जुड़ें, उसकी मिठास को जान पाएँ, चख पाएँ, अपने जीवन में चख पाएँ। तभी ध्यान का असली मतलब है, अदरवाइज़ केवल बातें बातें हैं। अगर मिठास होगी तो वो खुद ही महसूस होगी। सो थैंक यू सो मच विशाल जी फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, एंड आई विश हाइबरक्वेस्ट ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कंटिन्यू डूइंग दैट। थैंक यू सो मच।